बात को समझ जाए तो वो भाषा उत्तम मानी जाती है। भाषा के रूप मुख्यतः माने गए हैं, इसमें दूसरा लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा जिसमें प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा में चलती थी, जिसमें गुरु द्वारा जो भी वाचन कराया जाता था वो कंठस्थ कर लेता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ लिखित भाषा की भी आवश्यकता हुई, जिसमें लिखित भाषा में के लिए हमें लिपि का आविष्कार हुआ। लिपि में हिंदी में जैसे देवनागरी लिपि है, अन्य भाषाओं में अन्य लिपियां हैं, तो उनसे उस भाषा को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो मुख्यतः लिखित और मौखिक दो भाषाएं हैं। लेकिन भाषा के एक अन्य प्रकार और भी है, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, जिसको संकेत के माध्यम से, जिसे जो गाड़ी का ट्रेन का ड्राइवर है जो हरी झंडी दिखाता है, तो वो भी एक सांकेतिक भाषा का के अंतर्गत आता है। तो भाषा का जो मुख्य उद्देश्य होता है, हमारे विचारों का आदान प्रदान की प्रक्रिया है, अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। जैसे हमने साधारण शब्दों में कहा कि कमल, तो कमल का शब्द दूसरा व्यक्ति यदि आसानी से उसको समझ, कमल कैसा होता है, एक फूल है जो लाल रंग का है, यदि वो समझ जाता तो हमारी वो भाषा शिवनंदन उत्तम जी, मानी जाती है। शिवनंदन जी, आपके 2.5 मिनट पूर्ण हो चुके हैं। जी सर, तो मैं इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू शिवनंदन जी। कीर्ति। मैं कीर्ति कुमारी, कैसेट कॉलेज लखीसराय, बिहार से। मेरा विषय हिंदी मैम आप साहित्य। अभी जस्ट मिनट प्लीज पुट डाउन योर इलेक्ट्रॉनिक हैंड। जी थैंक यू सर। मैं कीर्ति कुमारी, हिंदी साहित्य डिग्री कॉलेज, कैसेस कॉलेज लखीसराय, बिहार से हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो अर्धनारीश्वर से संबंधित है। ये शब्द ही अपने आप में इस बात का द्योतक है, या कह सकते हैं ज्ञातव्य यह है कि इस शब्द में दो शब्द आधा है, नारी और आधा ईश्वर, और एक मिनट सर, मैं फिर से बोलना चाहूंगी। अर्धनारीश्वर निबंध दिनकर जी का है। मैं कल कुछ दिन पहले वो मैं बच्चों को पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने एक नया चीज देखा कि अभी तक मैंने देखा कि प्रेमचंद या अन्य कई आलोचक नारी और नर को अलग अलग खेमे में बांटते हैं और दोनों के गुणों को अलग अलग परिभाषित करते हैं। जैसे कि दिनकर जी का उपन्यास है गोदान, उसमें वो कहते हैं कि अगर नर में नारी का गुण आ जाए तो वो देवता बन जाता है, और अगर नारी में नर का गुण आ जाए तो वो राक्षस बन जाता है। लेकिन हमने दिनकर जी के निबंध अर्धनारीश्वर में देखा कि वो कह रहे हैं कि ऐसा बांटना मतलब उनके मत में सही नहीं है। और इसलिए कुछ धन्यवाद सर। कुछ जी आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है। जी सर, मैं फिर से अपनी बात को शैंकी रोहेला। शैंकी रोहेला। यस सर। शैंकी रोहेला सर, आप भी जरा प्लीज पुट डाउन योर इलेक्ट्रॉनिक हैंड। ओके सर। यस। Good afternoon, everyone. I am Sayanki Rohela, Assistant Professor, Department of Mathematics, MLK PG College, Balrampur. And today I am going to discuss about a basic definition of mathematics, set. What is the set? So, a set is a well-defined collection of distinct objects. यहाँ ऑब्जेक्ट्स जो हैं हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी के नाम भी ले सकते हैं, किसी पर्सन का भी नाम ले सकते हैं। और डिस्टिंक्ट का मतलब कि कोई भी रिपीटेड नहीं होना चाहिए।
और वेल डिफाइंड का मतलब है कि हमारे माइंड में क्लियर हो कि हमें कौन से ऑब्जेक्ट्स लेना है, या किसी का नाम लेना है, या किसी यूनिवर्सिटी का नाम लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल्स लूँ, जैसे कि आ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एएमयू। तो यहाँ पर मेरे माइंड में क्लियर है कि जैसे मुझे एएमयू में अगर किसी ने भी बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो उसका लिस्ट होगा, या फिर उसके एडमिशन की लिस्ट होगी, तो मैं एकदम उनके नाम का कलेक्शन ले सकता हूँ। बट अगर यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज करूँ, आ कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स, कि अच्छे स्टूडेंट्स कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कंफ्यूजन है, क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं एक प्रोफेसर हूँ तो मेरे नज़रों में वो स्टूडेंट्स अच्छा होगा जिसने 70% से अबव मार्क्स ऑब्टेन किए हों। कोई और प्रोफेसर है, उनके नज़रों में 75% से ऊपर मार्क्स जिसने ऑब्टेन किए हो, वो स्टूडेंट्स अच्छे हो सकते हैं। या कोई जना अपनी क्लास में स्टूडेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंग जज करें। तो यहाँ पर एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस नहीं हो पाएगा कि हमें कौन से स्टूडेंट्स लेने हैं। तो इसको हम सेट नहीं कहेंगे, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि हाँ, अगर आपस में मिलके कि हाँ चलो ठीक है, हम कलेक्शन उन स्टूडेंट्स का लेते हैं जिन्होंने 75% एवं मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उनको गुड स्टूडेंट्स में कंसीडर करेंगे। अब सेकंड, अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं किसी मार्केट में जा रहा हूँ तो मुझे एप्पल्स लेना है, और मेरे माइंड में ये चीज़ क्लियर है कि अगर ठीक है मुझे मार्केट में जाके एप्पल्स लेना है, तो ठीक है मैं वहाँ पर किसी भी शॉप पर जाके एक एप्पल्स या 1 kg एप्पल्स ले लूंगा। बट अगर कोई मुझसे कहे कि नहीं आप रेड एप्पल्स लेकर आइए कि हाँ बिल्कुल लाल सेब हो, तो अगर मैं जा रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरा कलेक्शन अलग हो उन एप्पल्स को चॉइस करने का। अगर आप में से कोई जा रहा है तो आप लोगों का कलेक्शन अलग हो। आप अगर, जरूरी नहीं कि जो एप्पल मैं सेलेक्ट करूं वही आप करो, तो यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं हो पाता है और यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो एक बेसिक डेफिनेशन को मैंने थोड़ा सा समझाया है, बस। थैंक यू सर। थैंक यू शंकी रोहेला साहब। लेट अस लिसन टू फौजिया नाउ। नहीं, लोकेंद्र जी फर्स्ट, लोकेंद्र जी देन फौजिया। Hello. Afternoon, sir. I'm Lokendra Kumar, sir. Am I audible? यस, वेरी मच। Good afternoon, sir. I am Lokendra Kumar Satyarthi, Assistant Professor in Nehru College, Chevramau, Kannauj, affiliated to CSJMU, कानपुर यूनिवर्सिटी। सर मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी है, उसमें एक छोटा सा टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहूंगा, सेल एंड डीएनए। तो मुझे लगता है कि सर ये जो टॉपिक है सेल या डीएनए, ये एक कॉमन टॉपिक है, चाहे कैंडिडेट किसी भी ब्रांच से किसी भी सब्जेक्ट से आया हो, उसको ये इन बेसिक टॉपिक्स की नॉलेज थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। तो मैं ये बताना चाहूंगा सर कि इसमें जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, they all are made up of millions of cells, which is smallest unit of life. तो सेल का एक सेल के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट है, ऑक्सीसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल है वो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए। डीएनए माने डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, चाहे वो इंटेलिजेंसी हो, चाहे वो स्किन का कलर हो, चाहे हमारी हाइट हो, सारी इंफॉर्मेशंस अगर हम कहें तो वो डीएनए के अंदर ही निहित होते हैं, जो कि एक पेरेंट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर की जाती है। तो अगर हम डीएनए की बात करें तो सेल जब डिवाइड करती है तो उसको अपना जेनेटिक कंटेंट यानी कि डीएनए डबल करना पड़ता है, क्योंकि सेल एक सेल से दो सेल में डिवाइड होनी है तो उसको दो पार्ट में उसको डिवाइड होना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि उसको अपना डीएनए कंटेंट भी जस्ट डबल करना पड़ेगा, क्योंकि एक सेल को जब दो में डिवाइड होना है तो डीएनए को भी बांटना पड़ेगा उसको। तो इसके लिए उस डीएनए को रेप्लिकेट होना पड़ेगा। तो एक बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि डीएनए जो है वो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन रेप्लिकेट करता है, यानी कि पूरा कंटेंट डबल होता है। और एक बेसिक सी चीज ये पता होनी चाहिए कि डीएनए बना किन किन चीजों से मिलकर होता है। जैसे डीएनए में 3 चीजें होती हैं, एक तो पेंटोज शुगर पाई जाती है, और दूसरा नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, और एक फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों को मिलाकर आपके 2.5 मिनट पूरे हो गए। ओके सर।
इन तीनों चीजों को मिला करके, जैसे पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, तीनों को मिला दें तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और इन न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। और यही वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, पेरेंट्स से प्रोजेन। So that's it all, sir. Thank you, Lokender. Fauzia, please. Yes, sir. I am Fauzia, Assistant Professor, TKM College of Arts and Science, Kollam. My topic is financial inclusion. Financial inclusion is the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as weaker sections and low-income groups at an affordable cost. It has gained importance since this term financial inclusion gained importance since the early 2000s as a result of identifying financial inclusion, and it is a direct correlation to poverty according to the World Bank. Then in Indian context, why financial inclusion is important? It is important only because the fuller participation is needed in the financial sector. The great challenges is to address the constraints that exclude people from fuller participation in the financial sector. So it is very important to build inclusive financial sectors that help people improve their lives. Then the main objective of financial inclusion is to address constraints that exclude people from participating in financial sector and make financial services available to them to meet their specific needs without any kind of discrimination. Financial inclusion intends to help people secure financial services and products at economical prices such as bank deposits, fund transfer services, loans, insurance, payment services, etc. The financial inclusion also aims to establish proper financial institutions to cater to the needs of the poor people. These institutions should have clear-cut regulations and should remain high standards that are existent in the financial industry. Financial inclusion also aims to build and maintain financial sustainability so that the less fortunate people have a certainty of funds which they struggle to have. Financial inclusion intends to increase aware about the benefits of financial services among the economically underprivileged sections of the society. The process of financial inclusion works towards creating financial products that are suitable for the less fortunate people of the society. This aims to bring in digital financing solutions for the economically underprivileged ma'am, people. your 2.5 minutes has completed. Okay, sir. I conclude that the financial inclusion is very important for the inclusive growth of developing economy like India. Thank you, sir. Thank you, Fauzia ma'am. I think we have already listened to 6 participants, so I'll give my feedback now, and then we will get into the second round. So starting with Suniti ma'am, who talked about values. Yes, sir. Then Shivnandan ji from Hindi language, he was there, and then Preeti also from Hindi language. देखिए आपके प्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में आई विल शेयर विद यू एन आइडिया. There are generally 2 ways in which we can treat a theme or present our ideas on a theme. एक तो डिबेटिंग मोड होता है और एक डिस्कशन मोड होता है ना. When we get into the debating mode, we already pass a judgment and then we defend it. That is how it happens in debate. We say that we are for the motion or we are against the motion, and then we build up our ideas. This is what we call judgmental approach. But there could be another approach which could be more analytical and discussion oriented approach, where we do not
state our own proposition in the beginning, but we just analyze the problem. तो एक में तो हम अपना खुद एक अनुमान जो है वो उसको डिफेंड करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि साहब मूल्यों का बड़ा ह्रास हो रहा है, वैल्यूज आर डिग्रेडिंग, एंड देन वी एनालाइज व्हाई दे आर डिग्रेडिंग, मोबाइल की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, एंड ऑल दैट. Then the other approach could be, we say what is a value and how values change over a period of time and why do they change. Now this is more analytical approach. Are you getting my point, Dr. Suniti? So my personal preference is for the second approach rather than you know passing a judgment right in the beginning and saying you know values are degrading and this is the reason they are degrading. So a teacher is not a moralizer. हालांकि उसकी पर्सनालिटी और उससे इंस्पायर होगा, बच्चा खुद इंस्पायर होगा, बट अगर हम शुरू में ही एक अपना प्रोपोजिशन दे देंगे कि भाई तुम बच्चों, तुम्हारी जो जनरेशन है वो बड़ा वैल्यू का ह्रास हो रहा है तुम्हारे उसमें, तो वो खुद ही डिफेंसिव हो जाएगा. तो माय रिक्वेस्ट टू यू, whenever you present the idea, present it in a more neutral, more objective, and gradually, you know, finally you may come to this point here, change required. Just for example, I share with you, I conduct group discussions and I have been passionately collecting various topics for group discussions. One of the topic that I came across, it said, "Ke good of the olden times, let others state. I feel lucky to be born so late." तो अब ये टॉपिक ये शायद ये सजेस्ट कर रहा है कि सब जो आज दुनिया में हमें जिस तरह की दुनिया में जी रहे हैं वो पिछली दुनिया से बहुत बेहतर है ना. दैट्स वन व्यू ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. लेकिन एक खासतौर से ये ना बुढ़ापे की निशानी होती है, जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसको अपना जमाना अच्छा लगता है और नया जमाना जो है बुरा लगने लगता है. तो हमारे एक शायर हैं, उन्होंने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, शहरयार साहब, आपने शायद नाम सुना होगा. तो एट द फैग एंड ऑफ हिज लाइफ ही रोट दिस कपलेट. ही सेड कि वक्त तेरी ये अदा मैं आज तक समझा नहीं, मेरी दुनिया क्यों बदल दी और मुझे बदला नहीं. तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि शायद हम लोग अपने आप को बदलने को तैयार नहीं होते, जो जमाने के नए तकाजे हैं उसके हिसाब से. But my point regarding presentation and regarding our approach as a teacher, personally I prefer that we can have a more neutral, objective, analytical approach rather than judgmental and evaluative approach. Okay, sir. This will help you in building up the ideas and inviting discussion from the participants and create a more engagement in the classes. शिवनंदन साहब कहाँ हैं? आपका भी लैंग्वेज बेस बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड ओवरऑल आई एम इम्प्रेस्ड बाय द स्ट्रक्चर्ड वे इन व्हिच यू प्रेजेंटेड योर आइडियाज, स्पेशली जो आपने ओरल, रिटन और नॉन वर्बल जो तीनों चीजों को एक्सप्लेन किया. आई थिंक इट वाज ए गुड प्रेजेंटेशन. आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर गुड कमांड ओवर लैंग्वेज and a very structured way in which you are presenting your ideas. Well done. Thank you, sir. कीर्ति, आपने अपने आइडियाज को प्रेजेंट तो फोर्सफुली किया और थोड़ा मुझे लगता है कि एक तो वो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स का थोड़ा मिक्सिंग हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि लैंग्वेज के आप टीचर हैं तो हम ज्यादा और वी एक्सपेक्ट ए ग्रेटर प्योरिटी ऑफ द लैंग्वेज. तो मैंने एक नया चीज देखा है ना, तो अगर
नई चीज देखी, तो विच जेंडर वी शुड यूज व्हेन वी आर यूजिंग द लैंग्वेज, है ना। तो इस पे भी मुझे थोड़ा सा एक आध इशू लगा। और फिर आपने गोदान कहा कि दिनकर साहब ने लिखा, तो जरा उस पे भी मुझे वो लगा कि वो जो मैंने एक पहले बात कही थी ना, करेक्टनेस ऑफ द लैंग्वेज, गोदान नहीं तो सर, वो तो मैं प्रेमचंद्र के वो बोल रही थी कि दिनकर ने अपने निबंध में अच्छा, एक्चुअली ये गोदान का जिक्र किया था कि उन्होंने इस तरह से बातें रखी हैं। चलिए ओके। तो मुझे यही लगा कि अच्छा, दिनकर साहब के निबंध की बात कर रही थी आप, उसमें जी उन्होंने जी गोदान का जिक्र हाँ जी जी जी। किया। तो शायद मैंने उसे गलत समझा। तो बट ओवरऑल मुझे यही दो फीडबैक देने थे आपको, कि एक तो मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर का, और थोड़ा जी जी ऐसे ज्यादा, फॉर एग्जांपल वो जा और जा साउंड्स, तो स्पेशली बिकॉज वी आर लैंग्वेज टीचर्स, आई एक्सपेक्ट हायर लेवल ऑफ डिक्शन। थोड़ा इस पे करेंगे और आपका आर्टिकुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। धन्यवाद। Shanky Rohela, who talk for a pleasant change, we had a science teacher presenting. अभी तक वरना कम लोग आए थे, तो मुझे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा शंकी, क्योंकि आपने जो आइडिया लिया, एक तो बहुत सिंपल आइडिया लिया, मतलब ऐसा आइडिया लिया कि जिसके साथ आप 2-3 मिनट में जस्टिस कर पाए, है ना, so what is said, and you had very good examples on which you build up the ideas. So I think if as a mathematics teacher, if you have this ability to explain your ideas with simple examples, examples which are nearer your context, जैसे आपने कहा कि भाई AMU का BSc डिपार्टमेंट को ले, BSc फर्स्ट ईयर की क्लास ले लें, तो overall I think I liked your presentation and I see a good teacher in you, and I'm very happy, especially when I see a good teacher of mathematics. बिकॉज जनरली मैथमेटिक्स से हम लोगों को बड़ा डर लगने लगता है। तो समटाइम्स पीपल से दैट मैथमेटिशियंस हैव डन मैक्सिमम हार्म टू मैथमेटिक्स, एंड दैट हैपेंस बिकॉज दे मेक इट सो डिफिकल्ट कि ऑर्डिनरी मॉर्टल्स को ये लगने लगता है कि इट इज नॉट फॉर अस। तो यू हैव दैट एबिलिटी टू use very simple examples to explain complex ideas, and that's the ability which is required from a teacher. So thank you. And then I'm also impressed by Lokender's presentation. Lokender जी, आपके presentation में दो खूबियां थी। एक तो ये कि you have a good understanding of the subject. Then you have a very good articulation also. I'm impressed. You are a science teacher, but you are very good in terms of your diction, in terms of the force of the language. बहुत आपका अच्छा है, and alongside you have a good body language also. Thank So you, sir. all these three things they make you a very good teacher, and I am impressed by your performance overall, by the way you presented your ideas. I see a good prospect in you, especially when I see young teachers like लोकेंदर, और इवन और इससे पहले भी बहुत श्रद्धा मैम ने भी बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी थी। तो my own faith in my profession gets strengthened. So that's very heartening. क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, टीचर के पास टूल्स हो या ना हो, उसका असली टूल है उसका खुद थॉट प्रोसेस, his ability to simplify the ideas. तो if I see a teacher, देखिए आप हम लोग के अपने टीचर्स पे गौर करें, जो हमारे टीचर्स थे, उनके पास तो ना पावर पॉइंट था, ना कोई फ्लिप चार्ट्स थे, ना और कोई टूल्स थे, and yet they were very effective as a teacher. So teaching to me is a mind engaging process, and if a person is able to engage the other person's mind, to me that person is a good teacher. So well done, Lokender. I'm very impressed by your performance. Thank you so much, sir. Fozia also is blessed with good language base, and she has very good articulation.
and there is a lot of clarity and force in her delivery. Fawzia, can I? Yes. So there is a lot of clarity and force in your delivery, and you have good diction. But I think देखिए एक चीज के बारे में मैंने पहले वो लेवल्स ऑफ नॉलेज, लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट आपसे आई शेयर्ड दैट विद यू अर्लियर. In the context of your presentation, I will use an analogy of a T. You know, we have this English alphabet T, which has a horizontal arm and then a vertical arm. So a good presentation has that balance of a T. What is that balance? In fact, I'm told by my friend in architecture department, he says we call it golden ratio. There is a proportion which we have 1:1:1.6. T has that proportion. If you measure T, a good T would have, you know, if this is 1 meter, the horizontal side of it, the depth of it would be 1.6. And this golden proportion you will see in many beautiful objects. Like for example, if you see a beautiful face also, it will have this proportion 1:1.6. So आपके केस में what happened, Fawzia, that Sir, could you please speak in English? yes, Dr. Fawzia, what happened in your case, the horizontal arm got a bit longer than the depth part. So we don't need to open up so many issues when we are making a presentation. Make one idea and then give it a depth also. Because generally when we become a specialist we treat as person who knows more and more about less and less. Likewise, some of us become jack of all and master of none. So we have to strike that balance. If we have sufficient breadth in our presentation, but also sufficient depth in our presentation. For example, if I could give you some inputs, if you are talking about financial inclusion, for example, if you could have given the example of, let us say, the Grameen Bank in Bangladesh, how it transformed the lives of people there, and then how it became a, you know, because that is the starting point of people taking a note of it. And Dr. Muhammad Yunus writing that book, Banker of the Poor. So that will, you know, add more depth to your presentation. So you are very articulate, you have good command over language, you have a resonating voice, which are core strength of a teacher. Just, you know, focus more on the content part of it. How can you make the content more rich so that when audience listen to you, they have an idea which they can take home and they say, okay, yes, today after listening to her presentation, I got this idea. So that is something which I would say about you. Thank you, sir. Thank you so much. Now, let us get into the last round. We will listen to 5-6 of you in this round, and then I'll share my feedback, and then we will conclude on key takeaways of the presentation. In fact, I may request some of you, especially Lokender, can you do me this favor? Can you just, you know, jot down key points that have emerged in the discussion today, and they could be our key takeaways of the today's session that we have had. It has been a long session, so just key learnings out of it. I'll request you to summarize it in the end. Okay, in the later part, or maybe when we have 10 more minutes left for completing this session, then I'll request you to, you know, share core ideas that we have discussed.
Sonu Raj now. Are you ready for presentation? Yes, sir. Respected sir and respected faculty members, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सोनू साकेत महाविद्यालय अयोध्या में जो है वहाँ पे मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं जो टॉपिक अभी यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें हम ये समझेंगे कि व्यवहारवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, व्यवहारवाद के वर्तमान में व्यवहारवाद का स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं व्यवहारवाद प्रभावित होता है। तो जो मनोविज्ञान फिलॉसफी से अलग हुआ तो उसने अपनी डेफिनेशन जो बताई या बताया कि मनोविज्ञान क्या है, तो वहां पे ये बताया गया कि मनोविज्ञान जो होता है वो मन का विज्ञान है अथवा आत्मा का विज्ञान है। साइकोलॉजी द साइंस ऑफ साउल आर्ट माइंड। इसके बाद संरचनावाद लेकर आए विलियम बोनटॉक टिचनर। उन्होंने ये कहा कि मनोविज्ञान मन अथवा आत्मा का विज्ञान नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन करता है कि मन अथवा आत्मा की संरचना कैसी है। लेकिन फिर इसका क्रिटिसिज्म किया जो है प्रकार्यवाद ने। उसने ये बोला कि मनोविज्ञान को मन क्या है या मन की संरचना क्या है इसका अध्ययन ना करके इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि मन प्रकार्य कैसे करता है या मन कार्य कैसे करता है। लेकिन प्रकार्यवाद हुआ चाहे जो है संरचनावाद हुआ, इन दोनों की जो स्टडी मेथड थी वो साइंटिफिक नहीं थी। उसी बात का बेस बनाते हुए विलियम जेबी वाटसन व्यवहारवाद लेकर आए। उन्होंने ये बोला कि संरचनावाद और प्रकार्यवाद दोनों मनोविज्ञान का विषय वस्तु नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनकी जो अध्ययन वस्तु है वो साइंटिफिक नहीं है। तो उन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना यह कहते हुए बोला कि मनोविज्ञान को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि प्राणी या व्यक्ति बिहेवियर कैसे करता है। तो उन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना यह कहते हुए कहा कि जो व्यक्ति या प्राणी होता है वो किसी भी स्टिमुलस के प्रति रिएक्शन करता है या व्यवहार करता है, और वही जो होता है मनोविज्ञान का अध्ययन वस्तु होना चाहिए। तो इसको एसआर अप्रोच भी कहा गया या स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल भी कहा गया, जो कि प्रभावित था जो है एक मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। उन्होंने ये बोला स्टार्टिंग में कि जो व्यक्ति या प्राणी है वो सीखता कैसे है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति अथवा प्राणी ट्रायल एंड एरर, प्रयत्न अथवा त्रुटि के द्वारा सीखता है। जैसे जैसे व्यक्ति प्रयास करता जाता है उसकी त्रुटियों की संख्या कम हो जाती है और वो लर्न करता जाता है। इनकी बात को बाद में समराइज करते हुए वाटसन ने एक्सपेरिमेंट किया, जो है एक एल्बर्ट नामक बच्चे थे उन पे किया, और उन्होंने उनको सीखना सिखाया कि कैसे वो कोई व्यक्ति या प्राणी डरता है। और व्यवहारवाद एक और विचारधारा को लेकर चलता है कि जो व्यक्ति अथवा प्राणी होता है वो ब्लैंक पेपर की तरह होता है। ब्लैंक पेपर इन द सेंस ये कि वो जन्मजात या जन्म से कोई भी चीज सीखा नहीं रहता है, समाज में या वातावरण के प्रभाव में आकर ही वह कोई चीज सीखता है। वर्तमान में जो बिहेवियरिज्म को आगे बढ़ाया गया वो स्किनर के द्वारा बताया गया, और उन्होंने आगे ये बोला समराइज करते हुए कि जो व्यवहारवाद होता है या जो व्यक्ति या प्राणी होता है वो रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट के द्वारा सीखता है। वाटसन के बाद यह है रेनफोर्समेंट इन द सेंस ये कि जब व्यक्ति या प्राणी कोई भी बिहेवियर करता है तो बिहेवियर करने के फलस्वरूप व्यक्ति या प्राणी को जो परिणाम प्राप्त होता है, अगर परिणाम सुखद है तो व्यक्ति या प्राणी यह सीखता है कि इस व्यवहार को मुझे भविष्य में दोहराना है, और परिणाम अगर दुखद है या कष्टप्रद है तो व्यक्ति या प्राणी यह सीखता है इस व्यवहार को या इस गतिविधि को या इस सर आपके 2.5 मिनट पूरे हो चुके हैं। थैंक यू सर। देन मैं समराइज ये करना चाहता हूँ लास्ट में कि वर्तमान में जो मनोविज्ञान का स्वरूप है वो बिहेवियरिज्म या गेस्टाल्टवाद या साइको एनालिसिस या जो है कॉग्निटिव अप्रोच, उन सबसे मर्ज करते हुए ये कहता है कि साइकोलॉजी द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेसेस। थैंक यू सर। Thank you. Sonu ji, now Dr. Parvez, you want to make a presentation? Dr. Parvez Ahmed. Otherwise, फिर दिवाकर साहब, you want to make a presentation? Yes, sir. जी दिवाकर जी. Good afternoon, sir. My name is Dr. Divakar Singh, and I'm from Sanjay Gandhi PG College, Chowkia, Sultanpur. The topic of my presentation is Romantic Age Poetry. The period between 1780 and 1830 is popularly known as the Romantic Age. Poets like Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge have been considered the founding figures of Romanticism and of a whole new way of
thinking. They published a collection of poetry that is known as Lyrical Ballads in 1798. A central theme in the intellectual climate of the time was the role of instinct and emotion. Poets like Wordsworth stressed the positive side of the unconscious, but poets such as P.B. Shelley and Lord Byron explored the deeper and less likable passions. Although in the romantic conception of the poetry, madness and poetry, melancholia and art went together. Wordsworth saw instinct and the unconscious as contributing to happiness and pleasure, while the later romantics, the poets such as Shelley and Byron, they are also called dark romantics. They were obsessed with the evil, destructive and sinful aspects of the same unconscious. Thank you so much, sir. Thank you, Diwakar Sahab. Seema ma'am, you want to make a presentation? Yes, sir. Thank you, sir. I am Seema from Department of Computer Science of University of Delhi, and I am going to present a topic, linked list, which is a very important topic in the data structures. Then what is, first of all, to know about linked list, we have to know about the data structure. Data structure we are going to use to store the data, how to effectively use the data. It is very important to store the data in perfect manner. So data structure provide you like a container in which different sections you can store your data. One of the data structure is linked list. It is a non-linear data structure in which we can use the data if we want to store the data in a list form. So there are so many methods. Earlier also we were using like array, but linked list is the most efficient data structure in the sense of it is more effective in the sense of insertion and deletion of the data, because it is the important point. If we store the data, how to access the data in an effective manner. So linked list provide you an effective access of the data. Like in array, where we store the data in whatever the data of the similar type only can store in the arrays, and linked list provide you a manner in which you can store the different type of data in a single platform. And it is also more plus point of the linked list is it provide you the better memory utilization. Like we can store the large amount of data in the different partitions, empty partitions of the memory. As in array, we store the data in a contiguous memory allocation, which is more memory wastage. Because if we want to suppose हमारे पास 1000 number of data है जिसको हमें store करना है, तो अगर मेरे पास college में 2.5 has completed. Okay, sir. So suppose मेरे पास 1000 number of students हैं जिनका data मुझे store करना है, और अगर उनमें से कुछ students मेरे back out कर जाते हैं, तो अगर मेरे पास 10 seats empty रह जाती हैं, तो array still use 1000 number of sections to store the data of 1000 students. But linked list provide you this facility, and you can maximize or shrink or expand your data structure. Thank you, Arvind. Thank you, Seema ma'am. Lokesh Lodhi sir. Hello everyone, I am Lokesh Lodhi from Government Degree College, Fatehpur. So my topic is about cancer. So I would like to discuss about cancer. Before that, I want to also say that why I am discussing this. Because nowadays in our society, the conditions or patients of cancer are increasing day by day. So let me tell you something about cancer. So cancer is a unconditional proliferation of cell. Our body is made up of cell, and all cell are in the control of apoptosis, which is a programmed cell death. So basically cancer में होता क्या है कि बॉडी की जो सेल्स होती हैं
वो डिवाइड करती रहती हैं और अपना नंबर बढ़ाती रहती हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि एक बॉडी में एक मास जनरेट हो जाता है, जिसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं. एंड दिस ट्यूमर इज ऑफ 2 टाइप्स, that is benign tumor and malignant tumor. Benign tumor is like that a cancer which is not spread throughout the body and stay particular region. Like हमारी बॉडी में सेल्स जो डिवाइस हो रही हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पर रहती हैं और बॉडी में स्प्रेड नहीं होती हैं. बट इन मैलिग्नेंट ट्यूमर द कैंसर सेल्स स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. इसमें क्या होता है कि बॉडी की एक कैंसर सेल्स जो होती है वो सारी सेल्स को अफेक्ट करती है और बॉडी में फैलती चली जाती है. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि हमारा डीएनए जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर जनरेट होने के लिए. एंड डीएनए ऑल्सो हैज़ द पावर टू सॉल्व द कैंसर. कैंसर से बचाने के लिए भी डीएनए जो है वो महत्वपूर्ण होता है. सो कैंसर होने के कुछ बेसिकल कारण क्या हैं कि ये बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं. बायोलॉजिकल लाइक दैट ऑन्को वायरस जिन्हें हम बोलते हैं. कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी को HIV हुआ है तो HIV भी क्या होता है, आगे चल के कैंसर का रूप ले सकता है, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट करना बंद कर देता है, जिससे सेवरल बीमारीज जो हैं वो हो जाती है. इसी के साथ साथ कुछ वायरस होते हैं जैसे कि पेपिलोमा वायरस होता है, बर्किट लिम्फोमा वायरस होता है. तो कुछ वायरस के थ्रू कैंसर हो सकता है. साथ ही कैंसर जो है वो कुछ केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू हो सकता है. लाइक हम आजकल जो फूड खाते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का उनमें यूज़ होता है. तो वो केमिकल्स जो होते हैं हमारे डीएनए की जीन्स को अफेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कैंसर क्रिएट हो सकता है. इसके अलावा कुछ रेडिएशन प्रोसेस भी होते हैं, लाइक दैट यूवी रेज होती हैं. हमारी ओजोन लेयर जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है यूवी रेज से, अगर ये डिस्ट्रक्ट हो जाए तो भी कैंसर हो जाता है. तो कैंसर जो है वो एक क्रिटिकल सिनेरियो बना हुआ है हमारे उसमें, जिसके लिए बहुत सारे क्या हैं कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो भी आजकल कैंसर कॉज कर रहे हैं. बट द पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर इज ओके सर, आपके 2.5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं. ओके सर. तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट दैट why cancer is important to know, because many of the cases in societies are increasing day by day. So thank you. Thank you, Lokesh. Okay. Dr. Das now, Dr. Parantab Das. Yeah, good afternoon, one and all present here. I am representing School of Law and Constitutional Studies, Shobit University, Meerut. Today, I will try to explain the definition of criminology, the factors that are responsible for crime, and subsequently the different theories of criminology. If you see the definition of criminology, it is about the scientific study of crime and criminal. Now, in order to understand the crime and criminal, there are two things which is very important in the concept of law. One is called the actus reus, and the second is called the mens rea. Actus reus means action, and mens rea means your mental condition. There are different factors that are responsible for crime or the incidences of crime. There may be sociological factors, there may be economical factors, there are psychological factors, and there are biological factors. And consequently, there are different theories of criminology on the basis of those factors. So we have sociological theory of criminology, we have psychological theory of criminology, we have biological theory of criminology, we have psychological theories of criminology, so on and so forth. Of course, we have multicultural factors of criminology also. Now, if I try to explain the sociological factors of criminology, in every society, there are certain norms, certain rules, and certain regulations that everyone has to follow. And if anyone violates all those rules and norms, the person has been considered antisocial, or the person who has been coined as delinquent. Now, when I coin the term delinquent, there is juvenile delinquency, which is a very apt term because we have a Juvenile Justice Act also in the legal paradigm. Now, in juvenile delinquency, there are two categories of children who are extremely important. The first category, the children in need of care and protection, and the second one, the children in conflict with the law. The children in conflict with law are those children who have committed
certain activities which are criminal in nature. He or she may be committed dacoity, murder, rape, or anything else. Children in need of care and protection means those. Gandharv sir, your Yeah. 2.5 minutes has completed. Yeah, absolutely, sir, absolutely. Care and protection means those children who are destitute, who are orphaned, who are street children. So, in fact, what I'm trying to say that every factors that are responsible for crime somewhat related to each other. Thank you so much. Thank you, Parantab ji. Now, Amir, Dr. Amir wants to. Sir. Good afternoon, sir. Amir Good sahab, afternoon, aap bhi please put down your hand, electronic hand. से आपको देखने में दिक्कत हो रही है. Yes. Thank you, sir, for giving me the opportunity. I am Mohammad Amir. I will be delivering on the concept of intellectual property rights. When we see the concept of intellectual property rights, especially in the era of knowledge-based economy, where ideas are generated by very highly intellectual people, and the innovations they make are basically the currency when we talk. And when we refer the word property, two phrases come into mind: a tangible or an intangible. In other words, we can say, being a student of law, I must say, it's a branch of law which protects some of the finer manifestation of human achievement. And that achievement is the currency. And why we need an intellectual property right? What is the rationale behind it? If we see the historical retrospect, it was in the 1783, the foreign exhibitors refused to attend the exhibition because their ideas would get stolen. The ultimate policy of the IP regime is to protect the idea. Or we can say it's a convenient legal term to define various legal entitlements, such as if I say the branches of law which is attached to IP system, that is copyright, trademark, patent, design. Right? Now, when we come to the other concept, why it is being needed, the very first point came into mind. It enhanced the nation's economy or the integration of economy. Another point would be it involves or it attracts the foreign investment when we talk of intellectual property. Though it is intangible and it is regarded as a property which can be sold, traded, or licensed or assigned. And in a nutshell, because due to time, sir has bounded, in a nutshell, I would say it is just an umbrella term to define the various legal entitlements, because we have a very different laws. Amir sir, your Yes. 2.5 minutes has completed. In a nutshell, I would like to say it's basically an umbrella term to define various legal entitlements which Indian government has enacted in the form of law. Thank you for Thank you, sir, for giving. Thank you, Amir sahab. Now Rajkumar Vedic sahab. राजकुमार जी, आप प्रेजेंटेशन करना चाहेंगे? जी सर, सबको नमस्कार। मैं राजकुमार वैदिक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बीएड विभाग में एसवी कॉलेज अलीगढ़ में। सर, मैं बताना चाहता हूँ, अपने विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है। मेरी आवाज मिल रही है सर? जी बिल्कुल। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या य विमुक्तये आयासाया परम विद्यान्या शिल्प नैपुणम। कर्म वही है जो बंधन में न बांधे और विद्या वही है जो मुक्त कर दे। बाकी सब कर्म तो केवल निरर्थक क्रियाएं हैं और अन्य सभी अध्ययन केवल कारीगरी मात्र हैं, ऐसा इसका अर्थ है। तो इसमें एक वाक्य आया इस पूरे श्लोक में, सा विद्या या विमुक्त है। तो अर्थात विद्या क्या है, अर्थात शिक्षा क्या है?
तो शिक्षा है वो जो सारे सांसारिक विकारों से, सारे सांसारिक अभावों से, दरिद्रता से, अशिक्षा से, इन सब से दूर करती हुई अंततः जो विष्णु पुराण और वेदांत आदि में कहा गया है कि जो भव बंधन है उससे मुक्त कर दे। अर्थात मेरा कहना यहाँ ये है कि शिक्षा की ये बड़ी व्यापक परिभाषा है जो यह बताती है कि हम संसारिक जितने भर हमारे अभाव हैं उनसे दूर होते हुए, उनसे मुक्त होते हुए अंततः हम उस जिसके लिए पैदा हुए हैं, जिसके लिए मनुष्य आया है, जिसको वेदांत मुक्ति कहता है, उस तक पहुंचाएं। क्योंकि शिक्षा में एक विषय आता है कौशल, एक आते हैं मूल्य। तो एक तरफ जहां हमें कौशल देने की बहुत आवश्यकता है, तो वहीं हमें मूल्य देने की आवश्यकता है। कौशल देने की प्रक्रिया अलग है, कौशल सिखाने की प्रक्रिया अलग होती है। कौशल को अभ्यास द्वारा सिखाया जा सकता है, लेकिन मूल्यों को भाषण और अभ्यासों द्वारा ना सिखाकर मूल्यों को व्यवहार और आचरण द्वारा सिखाया जा सकता है। वास्तव में ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं है जो हमें मूल्य ना देती हो, जो शिक्षा हमें ऐसा ना सिखाती हो जिससे कि बच्चे अपने जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारे मूल्य हैं, उनका पालन कर सके। तो ये मुझे कहना है। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी जी, अब आ रही, बीच में चली गई। एक हम अपने कार्यक्रम करते हैं, जब कभी हम अपने बच्चों में बैठते हैं तो एक हम गीत गाते हैं, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। तो वास्तव में शिक्षा संपूर्ण रूप से तो तभी है राजकुमार सर, आपके जब 2.5 हम, मिनट पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, मैं अपनी बात को समाप्त करूं। ठीक, थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट मी नाउ रिफ्लेक्ट ऑन द परफॉर्मेंसेस। देखिए, अभी जो मैंने एक बात कही थी प्रेजेंटेशन के सिलसिले में कि some of us are very, in fact overall the quality of presentation is very good, and I'm happy with the performances, but as we have noted earlier that even the best can be improved. And for some of you who have presented on this occasion, this was actually a new opportunity for interacting with a heterogeneous kind of audience. So some of us have learned to speak to those students who have come to study a particular subject, and they are aware of the language or terminology of that subject. For example, behavioralism behaviorism may be a very approved, or stimulus response may be a very understood term for students of psychology, but the challenge of communicating to a heterogeneous group are very different. In fact, we had a professor here in Department of Geography in AMU. His name was Professor Monis Raza. He later on became the Vice Chancellor of Delhi University also. He was in NCRT, and he wrote many very basic core books for geography. And he used to say, and in fact, he created an institution in AMU which was called Journal Education Center. And when that center was inaugurated, he delivered a speech in which he made a very interesting observation. And he said, education is going to be the most divisive force in years to come. Everybody was surprised. How can education be a divisive force? He said this will divide because people will have their own specialist language, and they will speak in their own language, which people from other specialities would not be able to understand. Now we have this commonplace experience when we listen to a doctor, or one doctor speaks to another doctor, we are hardly able to understand, although he's talking about that patient's problem. Yes. So we call it, in technical terms, we call it jargons. So every subject has its own jargons.
isn't it? Now, our challenge as a speaker, especially in a group like this, heterogeneous group like this, is how can I speak on my own subject minus jargons of that language? That is why I value value very much those teachers who write in popular magazines or who write in newspapers on their subject issues. I had one of my contemporary colleague, Dr. Faizan Mustafa. He was my side room partner in hostel. Now I value him for this purpose. He was vice chancellor of 3 universities, law universities. But when he writes in newspapers on legal issues, he speaks in the common language. So my request to both like Sonu and Divakar, you are very, or even Hamare Dr. Das, who spoke on law, that your understanding of your subject is very good. No issues with that. But can you simplify this content to such an extent that even non-law background or non-psychology background people can understand it? So that, or for example, Divakarji, you also maybe you are very articulate, you have very good command over language, you have very good diction, you have good understanding of the subject, but now bring it to the level of those audience who may have no background of English literature. That may be the core challenge and that you may be faced with. Then about Seema ma'am's presentation. I like that presentation, especially because it was a very structured presentation and she very systematically discussed the ideas. आपको भी मेरे लिए मेरा ख्याल से नेक्स्ट यही होगा कि how can you simplify this entire idea using very nearby kind of examples which somebody who has no experience of data and managing data and what it involves, what kind of technicalities it involves, if even a layman can understand it, your presentation skills would improve significantly. But overall, I liked your presentation in terms of its basic structure. It was a very logical link. In fact, let me add one more C to the list of C's that we are discussing. We call it coherence, logical connectedness of the ideas. So Seema ma'am's presentation had that coherence in her presentation. So that's one quality which she exhibited. I am impressed by Lokesh Lodhi's presentation also on cancer, and he presented the ideas in a very simple manner and in a manner that others can understand, especially both the versions that he talked about, the malignant and the benign versions, and how they spread. So overall, I think बस लोकेश जी थोड़ा सा लैंग्वेज फिनेस और अगर आपके उसमें प्रेजेंटेशन में आ जाएगी तो you could be a wonderful speaker, not only in your classes, क्योंकि I can understand in classes you must be explaining the ideas very well, but you have potential to grow into, a speaker on this subject to common audiences. So there your language felicity will further help you deliver the message. So overall, Lokesh, you did a good job. तो मुझे दास साहब के बारे में मैंने पहले ही कमेंट किया है कि थोड़ा आप बहुत आर्टिकुलेट था, आपकी अब सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ा जो सब्जेक्ट की टेक्निकल लैंग्वेज है, जो जार्गन्स जिसको मैं कह रहा हूँ, वो अगर उसको माइनस करके और आप प्रेजेंटेशन कर पाएंगे तो you will be able to make a much more impactful presentation. On that account, I think I liked Dr. Amir's presentation on IPR. It was very structured. Amir sir, can you switch on your video? This is the basic courtesy that I expect when I'm talking to you. At least on that point of time, you can
switch on your video. I think he is not here, so I will skip his feedback. राजकुमार वैदिक साहब, आपका भी मैं यही बात करूंगा कि आप you are very राजकुमार साहब, can you open your video? Switch on your video. Yes. You are very articulate. You have a powerful voice. You have good command over language. These are your core strengths. और आपका जो basic point था, that is well taken. That skill and values. The education has to focus on both. So overall, your presentation was very effective. I liked your presentation. So I think by and large, we have covered the core points that we wanted to cover. Let me see whether I will be able to run a presentation which would be a kind of summary of core points that we have been discussing. In the meanwhile, can we request Lokendra to share with us the key takeaways? Lokendra, are you there? Lokendra Kumar? Can I? Okay, you can. First of all, thank you, Professor Parvez Talib sir, who gave us such a lovely advices for our presentation skills for all of us. तो मैं यहाँ पर सबके सामने जो सर के द्वारा हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए जो हमें एडवाइसेस दी गई हैं उसके लिए लास्ट में समराइज में करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन के लिए वी हैव टू फिक्स अ एजेंडा कि हम किस पे अपना प्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं। तो अगर हमारा एजेंडा सही होगा, भूमिका सही होगी, तो प्रेजेंटेशन का एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। देन सबसे स्टार्टिंग में गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक। आपको अपना टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है जिससे कि आपके टॉपिक के बारे में सभी लोग जिसको आप नॉलेज देना चाह रहे हैं वो समझ सकें कि व्हाट वाज इन योर टॉपिक। दूसरा, आपके टॉपिक का जो भी क्लियरिटी है उसको स्पष्ट रूप से आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज इन योर टॉपिक, व्हाट वाज द मेन एजेंडा ऑफ योर टॉपिक। तो इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना है ताकि आपके जो टॉपिक का जो स्ट्रक्चर, जो कोर पार्ट है वो सबकी समझ में आ सके, सबसे अंडरस्टूड कर सके। थर्ड वन इज लास्ट में आपको अपने प्रेजेंटेशन के लास्ट में आपको समराइज करना है, कंक्लूजन देना है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ और व्हाट वाज द कॉज ऑफ एंड क्या है इस सब का फाइनली कंक्लूजन क्या हो सकता है इन सब चीज़ों का। देन और इसके बाद सर के द्वारा कुछ चीज़ें हमें और सिखाई गई हैं यहाँ पर, जिसमें कि टीचर को किस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन बेहतर किया जा सकता है, टीचर कर सकता है, जिसमें टीचर्स हैव टू इंस्पायर देयर स्टूडेंट्स बाय द मेथड ऑफ ही इज अप्रोचिंग, जिसमें उसके द्वारा अच्छे तरीके से अपना जो मैसेज है उसे कन्वे करने के लिए उसको कन्वे करना आना चाहिए। और बाय द हेल्पिंग ऑफ एग्जाम्पल्स कि कौन से एग्जाम्पल्स कहाँ पर देने हैं, किस तरीके से बच्चे को समझाना है, स्टूडेंट्स को सही से, ताकि वो समझ सके स्टूडेंट्स। और एक अच्छा टीचर वही है जो अपने मैसेज को कन्वे कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द वेरी इजी एग्जाम्पल्स, ताकि वो जो हमारा मैटर है वो स्टूडेंट्स की समझ में अच्छे से आ सके। तीसरा, द बैलेंसिंग टीचिंग मेथड, यानी टीचिंग का मेथड ऐसा होना चाहिए कि वो बैलेंस होना चाहिए, ज़्यादा डेफिनेटिव नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए जो हमारे स्टूडेंट्स की समझ में ही ना आए या जो उनके सर के ऊपर से बाहर निकल जाए। थर्ड वन इज टीचर के पास जो स्पेशलिटी होती है वो एक लॉजिकल कनेक्शन आइडियाज़ के साथ अगर वो सही तरीके से बिठा पाते हैं, उनको सही तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, तो उससे भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाती है। इसके साथ में टीचर को वोकल कॉर्ड का भी क्लियरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसकी वोकल कॉर्ड क्लियर रहेगी तो वो स्पष्ट तरीके से अपनी सारी की बातें सबको समझा पाएंगे। तो ये सर के द्वारा कुछ हमें आज के, हो सकता है मेरे से कई सारी चीज़ें मिस हो गई हों, मगर सर के द्वारा जो बहुत अच्छी चीज़ें हमें समझाई गई आज के इस सेशन में, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आगे की टीचिंग में ये बहुत ज़्यादा जरूरी काम आएंगी। सभी की तरफ से मैं प्रोफेसर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स सर।
Thank you, Dr. Solanki, for a good recap of the core ideas. कुछ अगर कोई ऐड करना चाहे कुछ बातें जो which can be we can take. जी सर. Take away. Yes, Archana ma'am. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर. आज का जो सेशन था बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स को लेके था, जिसमें जो रमेंद्र सर ने काफ़ी हद तक चीज़ें समअप कर दी, समराइज कर दी, बट उनसे एक चीज़ आई थिंक मिस होगी जिसमें आपने सीज के बारे में बताया, जिसमें जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें कोहेरेंस, क्लैरिटी और क्रिस्पनेस होनी चाहिए. और अब जो भी हमारा कंटेंट है वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए. इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम के बीच में जो एक ब्रिज है वो डेवलप होना चाहिए, जिससे हम अपनी ऑडियंस को और बेहतर तरीके से जो भी हम समझाना चाह रहे हैं, जो भी हम डिलीवर करना चाह रहे हैं वो हम डिलीवर कर सकेंगे. और जो भी हमारी प्रेजेंटेशन है वो बैलेंस प्रेजेंटेशन अगर जो होगी तो हम ऑडियंस के साथ बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं. वेरी गुड. थैंक यू सर. दिवाकर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? Yes, sir. Sir, I would like to add some few points. These points may be सर मैं overlapping एक with चीज ऐड करना चाहता हूँ. Ramesh Solanki sir's point. Sir, according to you, a presentation should have the introduction, body, and conclusion. And the purpose of presentation have a balance between inspiration and information. Very good. A great teacher is that who makes himself redundant. It's a very good quote, sir. I would like to remember it for my whole life. One can get information from a click of button, but inspiration only comes from a teacher. You have told us, sir, how to structure the presentation. And the language should be simple. So the language of presentation should be. Thank you, sir. थैंक यू दिवाकर. तो जयप्रकाश साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, जस्ट आई वांट टू ऐड समथिंग. व्हेन वी आर गोइंग फॉर द प्रेजेंटेशन वी मस्ट नो द फॉर whom we are going to present. Means we must know about our clientele. So if because in some specific presentation we have to focus only that particular field or that particular discipline people, so we use the different type of terminology. When we going to address the diverse population, in that case we use the different type of terminology. So knowing the clientele is very important. Very important. Very important. Very important point. ऑडियंस सेंट्रिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए. जितेंद्र जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को. नहीं सर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर. आज का जो सेशन है सर आपका, इसमें बहुत सारे हमारे फीडबैक मिली हैं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला है. और जो हमारे सीनियर सर हैं, चाहे डॉक्टर रमीन सर हो गए, डॉक्टर अर्चना मैडम होंगे, और ऑल भी जो सर ने अभी फीडबैक दिया है, उनके बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं सर, सारे अच्छे पॉइंट्स हैं. इसके अलावा सर जो है हमारा जो टॉपिक है उसको टाइम मैनेजमेंट, सर जो आपने बताया था कि हम उस टाइम मैनेजमेंट में जो टॉपिक को कंप्लीट करें विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन. और जो हम जब टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लेक्चर शुरू कर रहे हैं, तो उस समय कुछ लाइंस या कुछ जनरल एग्जाम्पल्स जो ऑडियंस को उसके टॉपिक से रिलेटेड इंटरेस्ट हो, वो स्टार्टिंग में ही शुरू करें. तो ये सारे पॉइंट्स हैं सर. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थैंक यू सर. एक मैंने कॉन्सेप्ट शेयर किया था टी ऑफ नॉलेज का भी, वो थीम सिलेक्शन के लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पीकर शुड नॉट ट्राई टू डू टू मच एज आल्सो टू लिटिल. तो जब हम एक ऐसा थीम लेते हैं कि जिससे वी आर एबल टू डू जस्टिस विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेंटेनिंग दैट गोल्डन रेशियो व्हिच आई शेयर्ड 1:1.6 कि yes, there should be sufficient breadth in our topics theme, and then there should be depth also in our ideas. So that is important. So by and large, I think all the points have been covered.
let me share with you my own core points which I had jotted down during the course of presentation. Yes, सारे C's के बारे में बात कर ली अर्चना ने सब बता दिया है. मैंने clarity पे बहुत focus किया कि and that clarity comes when we have simplicity. So our ability to simplify ideas, that to me is a hallmark of an effective teacher. Then yet we have to be content rich. हर चीज जो है वो हम जिसको हिंदी में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मध्यम मार्ग है ना, मिडिल पाथ. शहरयार साहब का एक शेर याद आ रहा है. उन्होंने एक जगह कहा कि अब जिधर देखिए दुनिया में तो ये लगता है कहीं कुछ चीज ज्यादा है कहीं कुछ कम है. तो ये एक बैलेंस अगर हम लोग इफ यू आर एबल टू स्ट्राइक एट दैट बैलेंस, देन जैसे कंटेंट की बात हुई, कंटेंट रिच होना चाहिए लेकिन जरा सा भी आगे बढ़ जाएगा वो कंटेंट हैवी हो जाएगा, तो वही जो स्ट्रेंथ थी वो हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी. लाइकवाइज कुछ प्रेजेंटेशंस में हमें लगा कि कंटेंट जो था वो इट वाज टू लाइट, इट हैज टू बी एनरिच्ड फर्दर. सो वी हैव टू हैव दैट बैलेंस व्हिच वाज वन ऑफ द कोर पॉइंट. फिर कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग की बात शायद मैंने एक कही थी, वो रह गया था पॉइंट कि यस भूमिका बनाना जरूरी है, बट ऐसा ना हो कि भूमिका बनाने में इतना वक्त चला जाए कि हमारा कोर पॉइंट ही निकल जाए. और मैं इसलिए इस बात को खास तौर से कह रहा हूँ कि देखिए एज टीचर्स वी आर जनरली यूज्ड टू 50 मिनट्स क्लासेस और 1 आवर क्लास. तो हम लोगों को फैलाना तो आता है लेकिन समेटना नहीं आता है. हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती उसकी. हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, आवर प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज टू एक्सपैंड आवर आइडियाज, नॉट टू प्रेजेंट देम इन ए कंप्रेस्ड मॉड्यूल्स. जिसे मैं हिंदी का मुहावरा इस्तेमाल कर रहा था, गागर में सागर भर. तो अगर हम में इफ वी कैन डेवलप दिस एबिलिटी एंड एक्चुअली एज वी गो अप इन लाइफ, आवर एबिलिटी टू economize on time, use minimum words to communicate maximum, all these things matter most. तो मुझे लगता है ये वाली एक एबिलिटी एज टीचर्स वी नीड टू डेवलप. पर्पस की बात लोगों ने कही है तो मैं अब उसे रिपीट नहीं करूंगा. कोहेरेंस की बात मैंने कही थी, यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो देखिए मैं फाइनली आई थिंक आई विल कंक्लूड ऑन दिस नोट. And I will add one more C to the list of C's that we are discussing. And Raminder ji can write it also on the chat box. Final C is creativity. एक शेर है जो कहता है कि सिर्फ अंदाजे बयां is the way we deliver things. सिर्फ अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं. We all know it, but the way we deliver things, that changes it. And for that we need creativity. We have to evolve our own concoctions. वो examples के जरिए हो या we have a very good understanding of the subject, then we are speaking from the level of wisdom. So ultimately, if we have that ability to communicate our ideas in a different fashion, अब वो डिफरेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बेसिक लेवल तो यही है कि वी नीड टू हैव अ जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट जिस पे वी आर स्पीकिंग. सेकंड, वी हैव अ लैंग्वेज बेस टू आर्टिकुलेट दोज आइडियाज. वरना आमतौर से होता क्या है, वी हैव आइडियाज बट देयर इज अ गैप बिटवीन आइडिया एंड एक्सप्रेशन. जितना हम जानते हैं उतना हम बता नहीं पाते, बिकॉज लैंग्वेज डजंट सपोर्ट अस एनफ. But we know that language is a vehicle that we use. मैं किसी खास एक भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी भाषा हम बोल रहे हैं. Some of you demonstrated very good control on Hindi language. Some of you were very good in English language. So that's not my point. The point is in whichever language we are communicating, how much control we have on that language.
हमारे उस्ताद एक एक्सप्रेशन यूज करते थे, व्हेन यू स्पीक ए लैंग्वेज, द लैंग्वेज मस्ट डांस ऑन योर टंग. If we can have that level of control, so a good teacher has to have a good subject understanding, but also a command over language. इसमें language जो है becomes your servant, and you are able to use it the way you want to, you like. तो ये दो चीजें अगर, और थर्ड चीज जो सिचुएशनल सेंसिटिविटी की बात मैंने कही, अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, अंडरस्टैंडिंग योर कॉन्टेक्स्ट. आप किन के लिए बात कर रहे हैं, तो उन आइडियाज को इस ओकेजन पे मुझे कैसे रखना है, अल्टीमेटली दैट वुड मैटर मोस्ट, है ना. तो आई थिंक बाय एंड लार्ज नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, और आई एम थ्रू विद माय कंटेंट. इफ I have missed out any point which we have discussed during the course of discussion, you are most welcome. But overall, I am very happy with the quality of presentations I have listened to, especially the way some of our young speakers, जैसे अभी अर्चना ने बहुत, उससे पहले भी I missed her name, she also delivered a very good presentation. And, Thank you, sir. And there were others also who impressed me. Lokender ji शायद इस वक्त चले गए. He also appeared to me as a young talent. डॉक्टर रीना, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, बहुत अच्छा सर आपने सजेस्ट किया, और सबके बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन थे, मैंने बहुत नोट भी किया हुआ है. सर एक चीज पूछनी थी कि जैसे मैं क्लास लेती हूँ तो बच्चे कभी कभी इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, तो मैं तो बायलिंगुअल ही लेती हूँ, लेकिन क्या बच्चों के क्वेश्चंस, जैसे अब हम जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो फ्लो में होता है, पढ़ाते चले जा रहे हैं फ्लो में, तो बीच बीच में जब बच्चे पूछते हैं तो क्या हमको बीच बीच में आंसर देना चाहिए या फिर हमको सिर्फ पढ़ाते जाना चाहिए? देखिए, इसमें बड़े स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं. इसमें आप को खुद ही जजमेंट एक्सरसाइज करना पड़ेगा. हमने हर तरह की वैरायटी एएमयू में देखी है. हमारे एक टीचर प्रोफेसर खलीक अहमद निजामी थे, वो डिस्टर्ब हो जाते थे जब उनसे सवाल पूछें, तो वो ये कहते थे कि भाई आप अपने सवाल सब नोट करके रखिए, हम 15 मिनट लास्ट के इसी के लिए रखेंगे. तो वो ऐसा करते थे. लेकिन मुझे लगता है कि अगर देन एंड देयर उस क्वेरी को सॉल्व किया जा सकता है तो, बट आई विल लीव इट टू योर ओन गुड जजमेंट, देयर इज नो रूल. वो बेसिकली देखिए, दो चीजें जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, सिचुएशनल सेंसिटिविटी एंड बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी, है ना. तो अगर हम सेंसिटिव हैं टू द सिचुएशन एंड वी आर एबल टू मॉडिफाई अवर बिहेवियर अकॉर्डिंगली. अब देखिए, ऑनलाइन क्लास में कनेक्ट नहीं हो पाता है ना, तो हमें सोचना, इट वाज अ मेजर चैलेंज टू अस एवर सिंस दिस कोविड अराइव्ड, है ना, कि भाई हाउ टू क्रिएट एंगेजमेंट. कभी कभी ऐसा लगता था कि फेसलेस उससे बात कर रहे हैं स्क्रीन से आपको, तो वी हैड टू इवॉल्व. तो बट आई थिंक जजमेंट, यस ऑफ कोर्स, टीचर ही जो जजमेंट लेने समय क्लियर करते चले आंसर. और अगर किसी, मान लिया आपको ऐसा लग रहा है कि भाई टीचर, स्टूडेंट ने जो सवाल पूछा, अगर इसका जवाब मैंने इस वक्त नहीं दिया तो आगे की क्लास इसके लिए बेकार हो जाएगी. टिल सच टाइम ही इज एबल टू क्लैरिफाई दैट डाउट. यस सर, बस ये इम्पोर्टेंट, वो क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है उस समय आंसर देने के लिए कि आगे कनेक्ट है, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हैं. जी बिल्कुल. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Thank you, sir. चलिए, okay, so then we wind it up. Thank you. Thank you, sir.